हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। पीएसएल यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं और नमस्कार करता हूं। आज का फिर इस सेशन को शुरू करने के लिए और इस सेशन को आप सबके बीच लेकर आने के लिए मैं बहुत ही कोशिश मेहनत की हूं, ताकि आप लोग को इस यूजीसी नेट झारखंड पत्र परीक्षा पेपर 1 के लिए आप लोग को हेल्प और सहायता मिले। हम जानते हैं अर्थशास्त्र से हर एग्ज़ाम में 5 से 10 प्रश्न रहता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इस अर्थशास्त्र का टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाला है। आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। मेरा आज का जो प्रश्न होगा, जो उत्तर होगा, आप लोग उसमें नोट्स करते जाइएगा और मैं आशा करता हूँ कि जो आज का क्लास होगा, इस क्लास में जो भी प्रश्न सवाल होगा उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर लाए हैं, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे कोई भी नया अपडेट मैं लाऊंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेरा मेहनत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र तक इस ज्ञान की प्रवाह को बहने से कोई रोक ना सके। तो चलिए, बातें होते रहेगा। तो आज चलते हैं आज की मेन टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र से रिलेटेड सवाल प्रश्न लेकर आए हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सवाल को लिखिएगा, इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। डी, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी हो। तो इस जो 4 तर्क दिया है, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए और इसको नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि देखने और सुनने से उतना दिमाग में सेट नहीं होता जितनी आप सुन के देख के कॉपी में नोट्स करते हैं, तो आपका दिमाग में भी सेट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप क्लास में कीजिएगा तो पेन और कॉपी साथ में लेकर ही बैठिएगा, ताकि आपका समय व्यर्थ न जाए। आप इसमें टाइम देते हैं ताकि आपके लिए एक महत्वपूर्ण टाइम साबित हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कम करने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2।
आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? सवाल, जब यूजीसी नेट जेट बड़े बड़े परीक्षा होती है, एग्ज़ाम लिया जाता है, तो इसमें वही क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से पूछता है। आप जानते हुए भी उसको मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उसको समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए क्वेश्चन को हम चाहेंगे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा और उसको थोड़ा स्थिरता से पढ़िएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो प्रश्न संख्या 2, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ऑप्शन ए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी, विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में, और ऑप्शन डी, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? ऑप्शन ए, निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी, सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र, और ऑप्शन डी, संयुक्त क्षेत्र। तो इन सब में सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र। भारत में 1991 की उदारीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? और एक बार रिपीट करते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था की किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, राज्य का नियंत्रण, ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी, न्यासधारिता, और ऑप्शन डी, ग्रामीण सहकारिता। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट तो कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण सहकारिता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का प्रस्ताव था। इसमें कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन की बात कही गई। आप लोग इस सब की लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से वो कौन सी शर्त है जो भारत विकास के लिए आवश्यक नहीं है? प्रश्न, निम्नलिखित में से वो कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पूंजी संचयन, ऑप्शन नंबर बी, संसाधन खोज, ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि, और ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी के विकास। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास में अवरोध बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए सब्सिडी, ऑप्शन बी ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी रक्षा ब्याज, ऑप्शन डी पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। तो ये सब नोट कीजिएगा, ये तर्क दिया हुआ है। इनमें से सवाल पूछता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऊपर में हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए तथा बी, ऑप्शन 2 में दिया है ए तथा सी, ऑप्शन 3 में दिया है बी तथा डी, और ऑप्शन 4 में दिया है ए बी सी तथा डी, मतलब सभी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऊपर जो लिखे पढ़े उसके अनुसार तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी। इसका विश्लेषण हम करते हुए बताएं। व्यय 2 प्रकार के होते हैं, योजनागत एवं गैर योजनागत। ठीक, व्यय 2 प्रकार के होते हैं, योजनागत एवं गैर योजनागत। योजनागत व्यय को संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के बीच विचार विमर्श के बाद तय किया जाता है। गैर योजना खर्चों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकार कर्मचारियों की सैलरी, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान, पेंशन, पुलिस, रक्षा बल, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सेवा, सामाजिक सेवा, कर संग्रहण, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और सार्वजनिक उपकरणों को, विदेशी सरकारों को ऋण और विदेशियों को अनुदान आदि शामिल होते हैं। मतलब इसमें जितने दिए हुए थे ऑप्शन सभी के सभी इसमें आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी। अगर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन सभी तो आप उपयोग सभी में टिक कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको नोट्स कीजिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? इन चारों में से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था को निजी एवं सरकारी क्षेत्र के साझा काम करने का कारण इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। तो इसका आप लोग में से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। भारत में योजना की अवधारणा किस वर्ष स्वीकार की गई है? ये प्रश्न टाइप में कुछ दिक्कत हुआ होगा। यहाँ भारत में योजना की अवधारणा किस वर्ष स्वीकार की गई है? ऑप्शन ए 1931 वर्ष, ऑप्शन बी 1945 वर्ष, ऑप्शन सी 1950 वर्ष, और ऑप्शन डी 1952 वर्ष। तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी 1950। भारतीय योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। यह एक सलाहकारी निकाय था एवं इसका कार्यालय योजना भवन में था। इसका स्थान 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने ले लिया। तो इसमें से आप लोग को 3 सवाल हो गया। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 1950 वर्ष रहेगा तो आप 1950 टिक कर सकते हैं। इसमें डेट सभी दिया रहेगा तो 15 मार्च 1950 को। फिर इसमें एक और प्रश्न बन जाता है कि इसने कब नीति आयोग ने ले लिया है। तो इसका सही उत्तर आप लोग नोट कीजिएगा, 1 जनवरी 2005 को इसने नीति आयोग ने अपने ई में ले लिया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी आय और संपत्ति में असमानताओं को घटना, ऑप्शन सी निर्धनता निर्मूलन, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सबों में से सब, उपयोग सभी। योजना आयोग देश के भौगोलिक, पूंजीवागत एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन करता है तथा संसाधनों के वृद्धि की संभावनाओं को जांच करता है। तो इन सब में सब आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, ऑप्शन नंबर 10 और इस क्लास का अंतिम सवाल है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये थोड़ा आसान लगता होगा, लेकिन जो जानता है उसके लिए आसान है, जो जानता है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो, आप लोग हल्के में ना लें, उसको अपने ध्यान में, अपने दिमाग में सेट करके रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ से ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब वो बड़ा गलती साबित हो जाती है तब आप सोचते होंगे हम बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आपको शुरुआत में ये नहीं पता चलता कि मतलब हम कौन सी गलती की है। इसलिए जो भी सवाल होता है, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और उसको 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आज का अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी योजना मंत्री और ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? कमेंट कीजिए। इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। तो आज का क्लास यहीं तक था। आप लोग के साथ मुझे अच्छा लगा। मेरे क्लास का सेशन को आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। और मेरा क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त हो, यार हो, आपके और भी छात्रा हो, उन सब को भी इसका ज्ञान का आनंद ले सके, इस क्लास का आनंद ले सके। और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ दिन के बाद सोचे हैं कि लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास लेंगे, उसमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज का क्लास में आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा।
तो मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ। आज का क्लास हम लोगों के बीच यहीं तक था। फिर मिलेंगे अगले क्लास पर। अगले क्लास में नया टॉपिक, नया प्रश्न, नया क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे विदा दीजिए। सबको जोहार। धन्यवाद।